नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। लंबे इंतजार के बाद चुनावी परिणाम की तरह जारी हुए निकायों की आरक्षण सूची ने सभी राजनीतिक दलों में माहौल बना दिया है। जहां एक तरफ भाजपा सीटों की संख्या बढ़ाने की गणित पर काम कर रही है, तो वहीं निर्दलीय से भी पीछे रह गई सपा के लिए चुनाव करो या मरो की तरह होगा। बता दें कि लोकसभा का सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव के जरिए राजनीतिक दल ने न केवल अपनी तैयारी परखने बल्कि संगठन को भी मजबूत करेंगे। ग्राम और क्षेत्र पंचायत के मुकाबले शहरी माने जाने वाले नगरीय निकायों के मतदाताओं को साथ लेने वाली पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव की राह कुछ जरूर आसान हो जाएगी। निकाय चुनाव का दंगल। तो निकाय चुनाव की तैयारी में तीनों पार्टी मैदान में कूद पड़े हैं। करो या मरो की स्थिति तीनों पार्टी के लिए हो गई है। सेमीफाइनल में योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम जुट गए हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके तहत अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अब यही सेमीफाइनल तय करेगा कि आखिर फाइनल में कौन जाएगा। तो इसी वजह से ये चुनाव जो है, इसका कितनी गर्मियां इसको लेकर जो है यूपी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों में जो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वो लगातार जोर कर रही है कि किस तरीके से इस निकाय चुनाव में जो है आगे हम अपनी जो स्थान है उसको कायम करके रख सके। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए, अगर इस चुनाव की बात कर ली जाए तो सेमीफाइनल के रूप में लिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अगर बात की जाए तो तीनों पार्टी किस स्थान पे खड़ी है, आपने कितने नजदीक से जाना है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से अनंतिम जो आरक्षण की सूची है उसको जारी कर दिया गया है। जल्दी माना जा रहा है कि अंतिम सूची आरक्षण की जारी होगी और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव का पूरा कार्यक्रम तैयारी किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और ठीक उससे पहले कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों के अंदर जो है जिस तरीके से दिसंबर में ही ये चुनाव होने थे, लेकिन क्योंकि कानूनी दांवपेच था और उस बीच में ओबीसी आरक्षण का जो मसला फंसा, उसके बाद ये चुनाव टल गए थे। लेकिन अब एक बार फिर जब तारीखों की घोषणा होने जा रही है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश इस समय चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है, तो उससे में सभी राजनीतिक दलों के अंदर मंथन का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और काफी उथल पथल भी देखने को मिल रही है सभी राजनीतिक दलों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या फिर खासतौर पर कह सकते हैं इस नगर निकाय चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला देखने को मिलता है। तो सभी जगह पर सभी जो है अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। समीकरणों के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि क्या क्षेत्रीय समीकरण है, किस सीट के क्या जातीय समीकरण है। इन सभी चीजों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट सभी पार्टियां तैयार कर रही है। खासतौर पर विशेष तौर पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पे देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है और उससे पहले का ये निकाय चुनाव कहीं ना कहीं जो और इसीलिए दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है। जैसे ही आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी उसके बाद माना जा रहा है दोनों ही पार्टियां उस आधार पर अपने अपने समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करेंगी। जी प्रेम, अगर बात की जाए तो देखिए तीनों पार्टी मैदान में है, तीनों पार्टी अपना पुरजोर कोशिश करेगी कि किस तरीके से निकाय चुनाव में जो है वो जीत हासिल कर सके। लेकिन बात की जाए ओबीसी वोटर्स की, तो आपको क्या लगता है ओबीसी वोटर किसके सपोर्ट में खड़े होंगे? देखिए, ओबीसी वोटर जो मतदाता हैं वो किस पक्ष में जाएंगे, ये जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल है और इसीलिए मैंने कहा कि समीकरणों को साधने की सभी राजनीतिक दल जो है वो प्रयास कर रहे हैं। समीकरण वो जातीय आधार पर होंगे, क्षेत्रीय आधार पर होंगे और जो समीकरणों को बेहतर तरीके से साध पाएगा और मतदाताओं को इस बात का विश्वास दिला पाएगा कि वो पार्टी उनके साथ में है या जो वादे कर रही है उनको पूरा किया जाएगा, जो उनकी समस्याएं हैं मूलभूत उनका निवारण हो पाएगा, तो उन्हीं के साथ में मतदाता जाएंगे। और जिस पार्टी के साथ में, चूंकि ओबीसी जो वर्ग के मतदाता हैं उनकी संख्या काफी अधिक है, ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर ओबीसी वर्ग के जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस और ओबीसी मतदाता जाएंगे, ज्यादातर कहीं ना कहीं जो जीत के चांसेस हैं, जो बड़ी जीत के चांसेस हैं, वो उस पार्टी के बढ़ेंगे। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां या कह सकते हैं तीनों ही पार्टियां इस और अपने ध्यान को रखे हुए कि ओबीसी मतदाताओं को किस तरीके से वो अपनी ओर आकर्षित करें। जी देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से शूद्र का मुद्दा जो है वो लगातार उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निकाय चुनाव को लेकर भी उनका एक तरीके से कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं ओबीसी के वोटर्स जो है, सपोर्टर्स जो है, उनको साध लिए जाए।
अब देखिए, सभी दल जो हैं वो मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, सबके अपने एजेंडे हैं, अपने समीकरण हैं और अपने हिसाब से वो दलों को अंदर जो है मुद्दों को चुन रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। सभी पार्टियां अपने आप को ओबीसी एससी बताने में लगी हुई हैं कि वो उनके साथ में है, उनके लिए कार्य कर रही हैं, उनकी बातों को रख रही हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो सत्ता में है वो इस बात का एहसास करा रही है कि उनकी तरफ से ओबीसी को लेकर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। विपक्षियों का आरोप है कि ओबीसी वर्ग का शोषण हो रहा है इस सरकार के अंदर। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी ओर से जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी मतदाता किस पर भरोसा करेगा। और कहीं ना कहीं जिस पार्टी पर ओबीसी मतदाता का भरोसा होगा, जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को ओबीसी मतदाता का साथ मिलेगा, वही पार्टी सत्ता में या कह सकते हैं निकाय चुनाव के अंदर उसका डंका बजता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। – 2024 के फाइनल मैच से पहले यूपी में सेमीफाइनल का शंखनाद हो गया है। गुरुवार देर शाम यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमेन जनरल है, लखनऊ वुमेन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। आरक्षण के कारण चुनाव में हुई देरी को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। निकाय चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है और मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में डेट्स भी फाइनल हो जाएंगी, डेट्स की भी सूचना आ जाएगी। और जो नई लिस्ट आई है उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, पुरानी तरह से ही है। जैसे पार्षद के चुनाव में आप देखोगे 14 जगह पे परिवर्तन हुआ है, आरक्षण या जो भी अनारक्षण जो दिया गया है। इसी प्रकार महापौर की सीट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे लखनऊ की सीट ही अब महिला हो गई है, सामान्य महिला हो गई है। तो मुझे लगता है पहले भी लिस्ट ठीक थी, अभी भी लिस्ट ठीक थी, पर ये एक दूसरे विपक्ष की साजिश थी। उन्होंने इतने दिनों तक इसको बढ़ाया, आगे बढ़ा दिया, अदरवाइज अब तक इलेक्शंस होके ख़त्म भी हो चुके होते। तो अब जो भी लिस्ट आई है मुझे लगता है इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए और इसको आगे बढ़ा के अब इस प्रक्रिया को ख़त्म कर देना चाहिए। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस सेमीफाइनल को लेकर अपनी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं आरक्षण सूची जारी होने के बाद टिकट के दावेदार भी दोबारा से सक्रिय हो गए हैं और टिकट के लिए पदाधिकारियों के सामने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। निकाय का डंका बजने के बाद चुनाव की रणनीति को लेकर बीएसपी के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें फैसला हुआ कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टीम का गठन किया जाएगा, जो हर वार्ड में और बूथ स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बहरहाल हर पार्टी सेमीफाइनल को फतेह करना चाहती है ताकि फाइनल जीतने का संकेत जनता को दिया जा सके। हालांकि ये सेमीफाइनल कौन जीतेगा और शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा, किसके सर 24 का ताज सजेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
माफिया अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से एक बार फिर प्रयागराज लाया गया। शनिवार को उमेश पाल अपहरण केस में रिमांड अर्जी बनेगी और कल सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले में वहां की पुलिस ने आरोपित से पूछताछ के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोपित का वारंट मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस बरेली गई। वही बता दें कि सीजीएम कोर्ट ने पेशी कराकर पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में न्यायिक रिपोर्ट करेगी। जेल से और निपटा दिए। तो नाम बताइए, आपके ऊपर आरोप है इसीलिए आपको रिमांड पे मांगा जा रहा है। हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से मेरे भाई को जेल से निकाला गया। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि कोरोना केस पिछले दिनों में लगातार बढ़े हैं। कोरोना से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदमों को उठाया जा रहा है। दिल्ली में अभी मास्क लगाने के लिए अनिवार्यता नहीं है, लेकिन सांस आदि की बीमारी वाले मरीजों के लिए लगाना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद सभी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन सभी जरूरी कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। तो कोरोना के केसेस को, जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देख के कई राज्यों में अलर्ट जारी हो चुका है। पीएम भी 2 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसी संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक की। कोरोना को लेकर सीएम ने बैठक की है और उन्होंने कहा है कि तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कोरोना पे काबू जल्द से जल्द पा लिया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से कोरोना के केसेस अब नहीं बढ़ेंगे। हालांकि जिनको भी सांस से जुड़ी बीमारी है वो मास्क पहन के बाहर निकले। अभी दिल्ली में मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने ये नोटिस जारी करेगी तो मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक भी दिल्ली सरकार द्वारा भी लगातार हो रही है। किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जाए, ये लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस पे नजर बनाए हुए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में ये सीएम की तरफ से कहा गया है और कोरोना को लेकर सीएम ने की है बैठक। ये भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के सीएम द्वारा कहा गया है। नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर आज की बात की जाए तो आज के कितने एक्टिव केसेस जो है दिल्ली में देखे गए हैं और ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो वो कितने सामने निकल के आए हैं? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की थी, बैठक को देखते हुए कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन केसेस को देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि किसी को जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से लोगों को काफ़ी माहौल का डरा हुआ माहौल रहता था, लेकिन अब की बार जो केसेस हैं वो 295 जो केस निकल के आए हैं दिल्ली के अंदर। तो वो केसेस को देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अब की बार 15 दिन के अंदर 295 केस निकल के आए हैं। लेकिन उसी को जिस तरीके से लोग डर रहे थे कोरोना के केसेस को देखते हुए कि आखिरकार केस में कोरोना को एक बार लड़ाई जो है दोबारा लड़ने के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अधिकारियों के साथ में जो है तमाम डॉक्टरों के साथ में ये बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी को
को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जिस लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है वो पहले ही मास्क ना लगा के जो है अपने मुंह पे निकले। लेकिन इस पे जो है काफ़ी लोगों को कह दिया कि बेडों की बात, हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों से भी जो है लोगों से अपील की है, डॉक्टरों से भी कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए या कोई किसी प्रकार का कोई सामने देखता है कोरोना के केस, आखिरकार वो लोग डरे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की तरह जो लोग डर रहे थे कोरोना के केसेस को देखते हुए, जो लोगों में काफ़ी डर का माहौल लगा हुआ था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ सभी लोगों को जो है दिशा निर्देश दिए और कहा है कि किसी को किसी प्रकार के लड़ने के लिए सरकार लड़ने के लिए तैयार है कोरोना वायरस के केसों से, और हॉस्पिटलों को भी जो है चिन्हित कर लिया गया है। जी, अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, क्योंकि समीक्षा बैठक लगातार प्रधानमंत्री द्वारा भी हो रही है, तमाम राज्यों के सीएम द्वारा भी हो गए हैं, तो क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी, आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी कोरोना वायरस के चलते हुए, इसमें जो केसेस बढ़ रहे हैं उन केसों को किस तरीके से रोका जाए था, रोकने के लिए प्रयास किया जाए। खुद हॉस्पिटलों को जो है चिन्हित कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी हॉस्पिटलों को, उन हॉस्पिटलों पर जो है दोबारा डॉक्टरों को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आखिरकार इसमें जो है लोगों के जो केसेस बढ़ रहे हैं उन केसों में जो है लोगों को किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से उनसे बर्ताव किया जाए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की जो है देखभाल के लिए जो है उनको क्वारंटीन किया जाएगा, और उसी को देखते हुए डॉक्टरों से भी कहा है कि ऐसी कोई लापरवाही सामने ना आए। कोरोना वायरस से जो लोग डर रहे थे, क्योंकि पिछली बार की बातों को याद किया जाए, जो कोरोना वायरस का जब चला था, पहली बार जब लहर इसकी देखने को मिली थी, सबसे ज़्यादा दिल्ली में केसेस निकल के आ रहे थे। कहा जा रहा था कि जो लोग बाहर से आने, जो फ्लाइट्स में लोग आ रहे हैं उन फ्लाइट्सों को जो है बंद कराने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब की बात सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ सबको दिशा निर्देश दिया है कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और इस पर जो है कार्य कर रही है। कोरोना वायरस से लोगों को जो डर था, वो डर का माहौल लोगों के अंदर बढ़ा हुआ था, लेकिन उसे निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और लोगों से कहा है कि इस तरीके की दवाई का जो एहतियात है वो बरतें, और दवाई के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राज्यों के सीएम अलर्ट मोड पे हैं, तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी भी अलर्ट मोड पे हैं। बात कर ली जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी समीक्षा बैठक हो रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीएम जो है वो अलर्ट मोड पे जा चुके हैं और समीक्षा बैठक लगातार हो रही है। झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों में झारखंड में 60.50 करोड़ की दवा खरीद में मनमानी की गई है। लगता है झारखंड में घोटालों की खदान खुल गई है, तभी तो एक घोटाले का पूरी तरह से उजागर नहीं होता है, तब तक दूसरा घोटाला सरकार की चौखट पे आ खड़ा होता है। अभी तक खनन घोटाले का पूरी तरीके से उजागर भी नहीं हुआ है, लेकिन अब झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों में झारखंड में 60.50 करोड़ की दवा खरीद में मनमानी की गई है। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बाजार में 0.98 पैसे में मिलने वाली एमोक्सिसिलिन टैबलेट को 2.87 करोड़ रुपए में खरीदी गई, यानी करीब 4 गुना दाम पर यह मुद्दा सदन में उठा तो अधिकारी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। विधायक सरयू गुप्ता के सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया, लेकिन वो भी अपने जवाब से असंतुष्ट दिखे और मामले में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। लेकिन बावजूद इसके जब जवाब नहीं मिला तो सरकार ने इस मामले में एनएचएम में एमडी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच सौंप दी है और कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार को अधिकारियों ने 40 से 50 करोड़ का चूना लगा दिया, तो भला विपक्ष इस पर कहां शांत रहने वाला था। लिहाजा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ट्वीट करते हुए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर सवाल किया। उन्होंने लिखा कि अब ये दवा खरीद घोटाला नहीं है तो क्या है माननीय गुप्ता जी। इसके साथ ही उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया कंपनी की रिपोर्ट को टैग करते हुए आगे लिखा कि रिपोर्ट के अनुसार 1.1 को छोड़कर सरकारी कंपनियों से मनोनय के आधार पर महंगे दरों पर दवाइयां खरीदी गई है। सरकारी कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों से दवा खरीदकर आपूर्ति की, अंततः नुकसान सरकार का ही हुआ।
स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में साफ कर चुके हैं कि मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी सदन को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ। सवाल ये भी है कि सरकार को भनक क्यों नहीं लगी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सरकार की जानकारी में हुआ है और जांच के नाम पर क्या सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दिल्ली में कोरोना के हालात पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।